भीष्म साहनी की कहानी खिलौने के साथ आज की हमारी ये गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये पूरी कहानी है और आज हम दिल्ली के एक आम से दिखने वाले मध्यम वर्गीय परिवार की दुनिया में झांकेंगे। और ये परिवार है दिलीप, वीणा और उनके बेटे पप्पू का। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये जो आधुनिक शहरी जीवन का तनाव है, हाँ, वो आगे बढ़ने की होड़ और माता पिता की अपनी महत्वाकांक्षाएं, हाँ, ये सब मिलकर एक बच्चे के बचपन को किस तरह से बदल देती हैं। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया को समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं जाने पहचाने घरेलू सीन से। हाँ, रसोई से। दिलीप और वीणा रसोई में है। दिलीप प्याज छील रहा है और जाहिर है उसकी आंखों में आंसू हैं और वो शिकायत कर रहा है। और शिकायत भी बड़े मजेदार अंदाज में। हाँ, वो कहता है यार मुझे बीवी का हाथ बटाना मंजूर है, लेकिन ये हाथ बटाना नहीं है, ये तो सरासर बेकार है। बिल्कुल। और देखिए यहीं से साहनी जी माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। ये नोक-झोंक ऊपर से तो मजेदार लगती है, लेकिन अगर आप दिलीप के शब्दों पर ध्यान दें तो वो बराबरी चाह रहा है। सही। वो हाथ बटाना नहीं, हिस्सेदारी चाहता है। वही तो। लेकिन वीणा का जवाब क्या है? वो मजाक में कहती है, करते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। सही कहा। वो चाहती हैं कि रसोई में हुक्म तो उसी का चले और दिलीप बस निर्देशों को माने। हाँ। तो इस मजाक के पीछे भी एक तरह की खींचतान है। हाँ, ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे एक छोटी सी पावर स्ट्रगल चल रही है कि भाई किचन किसका इलाका है। अच्छा। और काम का क्रेडिट किसे मिलेगा। वीणा रसोई को अपना क्षेत्र मानती है और दिलीप की मदद को सिर्फ एक सहायता के रूप में देखती है, न कि बराबर की हिस्सेदारी के तौर पर। मतलब ये कई आधुनिक घरों की सच्चाई हो सकती है। बिल्कुल। जहां भूमिकाएं तो बदल रही हैं, लेकिन वो मानसिकता बदलने में अभी भी वक्त लग रहा है। तो रसोई में ये हल्की फुल्की खींचतान चल रही है, ये तो घर के अंदर की तस्वीर है। लेकिन जैसे ही कहानी घर के बाहर की दुनिया से जुड़ती है, माहौल एकदम बदल जाता है। बिजली गुल है और दिलीप की चिड़चिड़ाहट और तनाव सामने आने लगता है। और उस तनाव की वजह बहुत दिलचस्प है। ये कोई बड़ी त्रासदी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ है। हाँ, वो बताता है कि वो रोज ठीक 4:30 बजे दफ्तर से निकलता है ताकि 4:40 की बस पकड़ सके। बिल्कुल। अगर वो बस छूट जाए तो अगली बस है 5:45 बजे। पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। और आज वही हुआ। उसे दफ्तर के बाहर अपना दोस्त तिलक राज मिल गया, जो बीमार था। तो यहाँ एक कश्मकश पैदा होती है। एक तरफ बीमार दोस्त से मिलने की मानवीय इच्छा और दूसरी तरफ घर जल्दी पहुंचने की जिम्मेदारी। और इसी चक्कर में उसकी बस छूट जाती है। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि इस बीच तिलक राज की पत्नी का देहांत हो गया है। ओहो। अब दिलीप अपराध बोध और समय की कमी के बीच फंस गया है। वो दोस्त के घर भी नहीं जा पाता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और इसी झुंझलाहट में उसके मुंह से एक लाइन निकलती है जो इस शहरी जीवन का पूरा सार बता देती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, दफ्तर से निकलो तो कोई दोस्त यार सामने नहीं होना चाहिए, सीधा आंखें बंद करके बस स्टॉप की ओर बढ़ जाना चाहिए। उफ, ये लाइन तो ये शहरी जीवन की ट्रेजेडी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे रिश्ते एक बोझ बन गए हैं। बिल्कुल। रिश्ते निभाने के लिए जो समय और मानसिक शांति चाहिए, वो इस भागदौड़ में कहीं खो गई है। सही बात है। तिलकराज से मिलना एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन घर पहुंचना एक जरूरी काम है। और इस संघर्ष में अपराध बोध पैदा होता है जो वो घर आकर अपनी झुंझलाहट में निकालता है। और ये तनाव जो दिलीप दफ्तर और बस स्टॉप से घर लेकर आता है, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और खासकर उस सदस्य पर जो अब तक कहानी में आया भी नहीं है, उनका बेटा पप्पू। हाँ, पप्पू, बिल्कुल। और हम पप्पू से उसके घर पे नहीं मिलते, नहीं, बल्कि पड़ोसियों के घर पर मिलते हैं जहां उसे छोड़ दिया गया है। और यहीं पर वीणा बड़े गर्व से अपने बेटे के अनुशासन के किस्से सुनाती है। हाँ, वो एक घटना बताती है जो सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। वो बताती है कि एक बार वे लोग कहीं गए थे और पप्पू को एक दुकान के चबूतरे पर इंतजार करने को कह गए। उन्हें लौटने में 4 घंटे की देर हो गई। 4 घंटे? हाँ। और जब वे वापस आए तो पप्पू वहीं बुत का बुत बनकर खड़ा था, हिला तक नहीं। मतलब कमाल है। दुकानदार ने भी उसकी तारीफ करते हुए उसे सच्चा योगी कहा। हाँ, क्योंकि उसने किसी के दिए शीतल पेयों को हाथ तक नहीं लगाया। और वीणा इस बात को अपनी सफल परवरिश की ये निशानी मानती है। लेकिन वीणा जिस तरह से गर्व से ये किस्सा सुना रही है, उससे तो लगता है कि वो इसे एक अच्छी परवरिश मानती है। इसमें कुछ गलत है क्या? हर माता पिता तो अपने बच्चे को अनुशासित ही बनाना चाहते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है।
और यहीं पर ये कहानी इतनी जटिल हो जाती है। ऊपर से देखने पर ये अनुशासन लगता है, लेकिन जब हम उनकी परिस्थितियों को देखते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, समय की कमी है। हाँ, तो सवाल उठता है कि क्या ये अनुशासन बच्चे की भलाई के लिए है या माता पिता की सुविधा के लिए? अच्छा, ये एक मजबूरी से पैदा हुआ अनुशासन है। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये अनुशासन पप्पू को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि वो उनके व्यस्त रूटीन में कोई बाधा न डाले। हाँ, कुछ हद तक। वीणा खुद कहती है, इतना तो सिखाना ही पड़ता है, इसके बिना चारा भी तो नहीं। चारा भी तो नहीं। हाँ, ये शब्द चारा भी तो नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये उनकी मजबूरी है। बच्चे को एक मशीन की तरह अनुशासित होना पड़ता है ताकि माता पिता की व्यवस्था न बिगड़े। तो उसकी जो स्वाभाविक चंचलता है या शरारतें हैं, वो सब एक सख्त दिनचर्या के तले दबा दी गई हैं। और इस दबे हुए बचपन की सबसे दर्दनाक झलक हमें तब मिलती है जब रात में दिलीप पप्पू को कंधे पर सोता हुआ घर लाता है। लेकिन मां के छूने से और अचानक बिजली के आ जाने से पप्पू की आंख खुल जाती है, और तभी कहानी के मेहमान यानी कथावाचक उसके लिए खिलौना निकालते हैं। और उस खिलौने को देखकर जो पप्पू की प्रतिक्रिया होती है वो दिल तोड़ देने वाली है। कहानी में लिखा है, पप्पू की आंखें फैल गईं। वो एक मोटर कार थी। हाँ, और वो उसे अपनी छाती से ऐसे चिपका लेता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उस एक पल में लगता है कि दिन भर का तनाव, अनुशासन, सब कुछ भूलकर वो बस एक बच्चा है जिसे उसका खिलौना मिल गया है। लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों की ही होती है। हाँ, दिलीप तुरंत उसे डांट कर कहता है कि खिलौना वापस कर दे। वो कहता है, इसके साथ खेलेगा तो सुबह स्कूल के लिए उठ नहीं पाएगा। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीती होगी। एक पल में खुशी के शिखर पर, और अगले ही पल उसे वापस जमीन पे पटक दिया गया। दिलीप की डांट सुनकर वो खिलौने पर से हाथ हटा लेता है। कहानीकार लिखते हैं, उसकी आंखों की चमक धुंधली पड़ गई। वो एक पल का जादू था जो टूट गया। और वीणा ये भी बताती है कि पप्पू खिलौनों से बातें करने लगता है, जिससे उसकी नींद उड़ जाती है। इसलिए उसे खिलौनों से दूर रखा जाता है। ये बहुत अजीब लगता है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि ये अस्वाभाविक है। यहाँ खिलौना सिर्फ एक वस्तु नहीं है। तो फिर क्या है? ये पप्पू के दबे हुए बचपन, उसकी कल्पना, उसकी खुशी का प्रतीक है। वो उस खिलौने से जुड़ना चाहता है, खेलना चाहता है। लेकिन माता पिता का बनाया हुआ सख्त टाइम टेबल। हाँ, वो इसे इसकी इजाजत नहीं देता। उसे खेलने की जगह सोने का आदेश मिलता है, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर से वही मशीनी रूटीन शुरू होना है। स्कूल जाना, पड़ोसी के घर रहना, माता पिता का इंतजार करना। बिल्कुल। उस रूटीन में खेलने और कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सब देखकर मेहमानों को यानी कथावाचक और उनकी पत्नी को भी बहुत अजीब लगता है। और कहानी के अंत में जब वे बस में घर लौट रहे होते हैं, तब उन्हें उस रात के खाने पर बुलाने का असली मकसद पता चलता है। हाँ, पूरी शाम की घटनाओं के बाद ये आखिरी परत खुलती है। दिलीप बातों बातों में कथावाचक से एक सिफारिश चाहता है। वो चाहता है कि कथावाचक अपने मामू से कहकर वीणा का बीएड कोर्स में और खुद उसका बैंक के कोर्स में दाखिला करवा दे। अच्छा, तो वे दोनों अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। हाँ, लेकिन जब कथावाचक की पत्नी पूछती है कि अगर दोनों कोर्स करने लगेंगे तो पप्पू का क्या होगा, तब दिलीप जो जवाब देता है वो पूरी कहानी का सार है। क्या कहता है वो बड़ी सहजता से कहता है, पप्पू अब कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, बड़ा हो गया है। अब पप्पू की वजह से कैरियर को ताक पर तो नहीं रखा जा सकता ना। और मैं क्या माता पिता को अपने करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। वे ये सब शायद पप्पू के ही बेहतर भविष्य के लिए तो कर रहे होंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस कहानी का केंद्रीय संघर्ष है। वे निश्चित रूप से पप्पू के भविष्य के लिए कर रहे हैं, या कम से कम खुद को यही यकीन दिला रहे हैं। कोई भी माता पिता बुरे नहीं होते, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। अच्छा, कहानी ये संकेत देती है कि वे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान का बलिदान कर रहे हैं, और वो वर्तमान है पप्पू का बचपन। तो उनकी नजर में पप्पू बड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका बड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि पप्पू को एक अनुशासित योगी बनाना या उसे खिलौनों से दूर रखना, ये सब असल में उनकी अपने करियर प्लान का हिस्सा है। हाँ, अपने के लिए वे करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस करियर की दौड़ में उन्हें लगता है कि बच्चे का बचपन एक बाधा है, इसलिए उसे नियंत्रित और अनुशासित करना जरूरी है।
इस पूरी प्रक्रिया में वो बच्चा एक प्रोजेक्ट बन जाता है जिसे मैनेज करना है, ना कि एक इंसान जिसका बचपन जीना जरूरी है। तो भीष्म साहनी के खिलौने सिर्फ पप्पू की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस आधुनिक समाज की कहानी है जहां सफलता की दौड़ में, बेहतर भविष्य बनाने की चिंता में अक्सर सबसे मासूम और जरूरी चीजें जैसे एक बच्चे की हंसी, उसका खेल, उसका बचपन पीछे छूट जाती हैं। ये कहानी एक बहुत जरूरी विचार छोड़ जाती है। कहानी में माता पिता पप्पू को अनुशासित कर रहे हैं ताकि वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उनका मानना है कि वे उसे भविष्य की मुश्किलों के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वे वाकई उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, या वे अनजाने में उस सहजता, उस कल्पना और उस रचनात्मकता को खत्म कर रहे हैं जिसकी उसे असल में भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या एक योगी बच्चा बड़ा होकर एक खुश इंसान बन पाएगा? यही सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।